यह कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे जीवन की बहुत अहम घटना है। यह कहानी हमें भेजी है राजेंद्र जी ने। इसके बाद मैं अब जो भी बात करूँगा वह राजेंद्र जी के एंगल से बात करूँगा। तो राजेंद्र आगे लिखते हैं कि तब मुझे या मनीष किसी को भी नौकरी नहीं मिली थी। हम तीनों दोस्तों में सिर्फ संजय ही एक लोकल राइस मिल के ऑफिस में काम किया करता था। एक दिन संजय के ऑफिस से आने के बाद हम तीनों लोग लोकल स्टेशन के पास एक ग्राउंड था, वहां पर इकट्ठा होते थे। और हमेशा की तरह आज भी संजय जब ऑफिस से आया तो हम तीनों लोग वहां पर इकट्ठा हुए। तभी संजय ने हमें बताया कि उसके बॉस ने पास ही के गांव में पड़ने वाली राइस मिल को खरीदा है और बॉस ने कहा है बात अभी तक पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है। संजय, तुम एक काम करो, उस मिल को एक बार देख आओ कि उस मिल में क्या क्या पार्ट्स और मशीनें क्या क्या हैं। एक बार हम लोगों को जब यह सब डाटा मिल जाएगा उसके बाद हम लोग ऑफिस में उस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे और उस राइस मिल के मालिक से फाइनल बात करेंगे। संजय ने जब हम लोगों को बताया और मेरी तरफ देखकर कहा हम सभी लोग रविवार को वहां पर चलते हैं, इसी बहाने हम तीनों का एक आउटडोर ट्रिप भी हो जाएगा। और अगर मेरा बॉस उस पुरानी मिल को खरीद लेता है तो शायद तुम दोनों को भी कहीं न कहीं कुछ काम जरूर मिल जाएगा। वैसे भी तुम लोग दोनों पढ़े लिखे तो हो ही, और आखिर गाड़ी मुझे अकेले को लेकर जाने वाली है। तुम सब लोग मेरे साथ में रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी हम तीनों में केवल संजय ही था जो काम करता था, बाकी मैं और मनीष खाली थे, बेरोजगार थे। हमारे पास वैसे भी कोई काम नहीं होता था और ऊपर से घर वालों के ताने कि कहीं कुछ काम नहीं करता है, बस खाली पीली घूमता रहता है। संजय की बातों से हम दोनों सहमत हो गए और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम भी संजय के साथ जाएंगे। वैसे भी हम लोगों को हमारे शहर से 80-90 किलोमीटर दूर जाना था और यह एक अच्छी खासी ट्रिप हो जाती। तभी मैंने संजय से पूछा वह चालू मिल बंद क्यों हो गई थी। तभी संजय ने बताया कि मुझे भी बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर है कि उस राइस मिल में एक समय बहुत जोरों का उत्पादन हुआ करता था। आजू बाजू के गाँव वाले काम किया करते थे, काफी बड़ा प्लांट था। लेकिन एक दिन उस मिल में बॉयलर फटने के कारण बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के कारण कई लोगों की मौत हो गई और तब से ही मिल को बंद करना पड़ा। जब संजय यह सब बता रहा था तो हम दोनों उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहे थे और हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल भी थे कि क्या संजय का बॉस इस मिल को खरीदने के बाद वहां फिर से राइस मिल ही चालू करेगा या फिर कुछ और। जब मैंने संजय से पूछा कि मिल को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है, उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखता रहा और कहा हमें इससे क्या, जब वहां पर पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। अगर तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं आगे का प्लान बनाता हूँ। हम दोनों थोड़ी देर तक संजय को देखते रहे और कहा हाँ यार, ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। और वैसे भी हम तीनों बचपन की जिगरी यार थे, एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता था कि हम कहाँ मना कर सकते थे। और संजय को हाँ कहा और इंतजार करने लगे उस संडे का जब हम तीनों एक साथ घूमने के लिए निकल जाएंगे। हम तीनों को साथ में मजा भी आता था। और फिर क्या था, हम लोग इंतजार करने लगे। हम लोगों को घर से निकलते निकलते लगभग दोपहर के 3 से 4 बज गए थे। हम लोग अपनी धुन में गाना सुनते हुए चले जा रहे थे। जब वह गाँव नजदीक आया तो ड्राइवर ने एक ढाबे के पास हमारी गाड़ी लगा दी और संजय ने कहा चलो कुछ नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद उस मिल की तरफ चलेंगे। हम तीनों ढाबे के अंदर पहुंचे और हमने नाश्ता ऑर्डर किया। जब खाने की टेबल पर एक काका से दिखने वाले शख्स ने नाश्ता लगाया तो मैं बातों ही बातों में उस काका से उस मिल के बारे में जानना चाहा कि काका वह मिल क्या है, अभी उसकी कंडीशन कैसी है, हम लोग उसे देखना चाहते हैं, क्या यह अच्छा रहेगा। तभी काका ने कहना शुरू किया वह बहुत बदकिस्मत मिल है बेटा। एक समय था जब वहाँ खुशहाली रहा करती थी, आजू बाजू के गांव की वह मिल शान हुआ करती थी। सभी लोग बहुत खुश थे कि हमारे गांव के पास एक ऐसी मिल है जहां पर हम सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। उसके बाद काका ने कहना चालू किया, पता नहीं वह मनहूस रात कहां से आई। उसके बाद काका थोड़ी देर चुप हो गया। जब मैंने काका से पूछा कि काका आगे फिर क्या हुआ, काका थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहना चालू किया कि वहां पर बॉयलर में कोयला डालने के लिए कुछ पास के गांव की महिलाएं आया करती थी। उनमें से एक नाम चंदा का था। चंदा का रंग सांवला था लेकिन थी बला की खूबसूरत। सभी लोगों से प्यार से चांद बुलाया करते, लेकिन बॉयलर सुपरवाइजर की उस पर बुरी नजर थी। और एक बार इसकी शिकायत चंदा ने पर्सनल डिपार्टमेंट में भी की थी कि आदमी ठीक नहीं है। उसके बाद मिल मालिक ने बॉयलर सुपरवाइजर को आगाह भी किया था कि तुम अपनी हरकतों पर लगाम दो। उसके बाद वह बॉयलर सुपरवाइजर पूरी तरह बदल गया था। उसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की और हमेशा अच्छी तरह से पेश आता, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। एक दिन शनिवार की शाम को 6 बजे की बात है, बॉयलर सुपरवाइजर ने साफ सफाई के बहाने चंदा को थोड़ी देर तक रुकने के लिए कहा। चंदा कहाँ मना कर पाती, उसका गाँव पास ही में था।
उसे भी लगा कि साफ सफाई करके मैं तुरंत चली जाऊंगी। जब बॉयलर सुपरवाइजर ने देखा कि सब लोग चले गए हैं तो उसने चंदा के साथ जोर जबरदस्ती की, चंदा का बलात्कार किया। चंदा स्वाभिमानी लड़की थी। उसके सामने पहले तो वो गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन जब वह बॉयलर सुपरवाइजर नहीं माना तो उसने कहा तुझे जो करना है कर, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। उसके बाद चंदा ने फावड़ा उठाया और सुपरवाइजर के सर पर दे मारा और खुद भी वहां पर सर पटक पटक कर बेहोश हो गई। यह वह समय था जब लड़कियों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ मायने रखा करती थी। रात में जब चंदा अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने मिल में आकर पता किया तो पता चला कि चंदा मिल से बाहर नहीं गई है। तो फिर क्या था, जब सब गांव वाले बॉयलर रूम पहुंचे तो चंदा की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। जब चंदा ने बताया कि इस हरामी आदमी ने मेरा बलात्कार किया है, मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैंने इसे जान से खत्म कर दिया है। और उसने यह भी बताया कि इसके साथ ऑपरेटर भी मिला हुआ है। मेरे चिल्लाने पर भी वो मुझे बचाने नहीं आया। और उसके बाद चंदा के घर वालों ने उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चंदा के घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे, बेचारे करते भी क्या। पुलिस वालों ने डरा धमका कर उनका मुंह बंद करवा दिया कि कहीं मील बंद न हो जाए। चंदा का पिता इंसाफ की मांग करता रहा कि अपनी बिटिया की मौत का इंसाफ चाहिए, पर उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस घटना के बाद मिल में पहली बार पुलिस आई और तहकीकात की गई। पुलिस वालों ने सभी लोगों से पूछा कि बॉयलर सुपरवाइजर और ऑपरेटर का व्यवहार कैसा था। तो सभी लोगों ने बताया कि इसके पहले भी सुपरवाइजर की कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन तब तक इस केस का ना तो कोई पीड़ित था न कोई गुनाहगार। मिल वालों ने इस ऑपरेटर को भगा दिया था कि कहीं गांव वाले उसे मार न दें। पुलिस ने ले देकर केस को क्लोज कर दिया ताकि मिल हमेशा की तरह चलती रहे। लेकिन इस बीच कई लोगों ने यह शिकायत दर्ज करवाई कि बॉयलर में कई बार चंदा को घूमते देखा गया है, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सका कि यह चंदा ही थी। लेकिन उस लड़की का पहनावा चंदा की तरह ही था। और फिर काका ने कहना शुरू किया। इस घटना के बाद लगभग 15-20 दिन ही बीते होंगे कि वह दिन अमावस्या की रात थी। मिल हमेशा की तरह रात में चालू थी और दिन था सोमवार का। रात के तकरीबन 1:15 बजे का समय रहा होगा। अचानक से बॉयलर में स्टीम का प्रेशर बढ़ने लगा और जो नया वाला ऑपरेटर था वह तो कहीं दूर जाकर सो रहा था। और उस दिन नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बताते हैं कि स्टीम का प्रेशर बढ़ने के बाद भी किसी तरह का कोई अलार्म नहीं बजा, न ही कोई आवाज आई। और अचानक से वह बॉयलर हाइड्रोजन बम की तरफ फटा और उसके आजू बाजू में जितने लोग सोए हुए थे सभी लोग नींद में ही लाश में तब्दील हो गए। जैसे ही गाँव वालों ने आवाज सुनी, मिल में काम करने वाले मजदूरों ने आवाज सुनी, तो वह सभी लोग जब दौड़कर वहां पर आए तो उन्होंने जो बातें बताई वह तो और भी डरा देने वाली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जलती हुई लाशों को इधर उधर दौड़ते हुए देखा और कई लोग उन्हीं की तरफ दौड़ कर आ रहे थे कि उन्हें बचा लें। और उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उधर एक कोने में चंदा खड़ी दिखाई दी, जो कि लोगों को देखते ही हवा में गायब हो गई। इतना कहकर काका चुप हो गया। हम तीनों ही उस काका की बात को काफी गौर से सुन रहे थे। हम लोगों ने बुझे हुए मन से नाश्ता किया और चल पड़े वहां से मिल की तरफ। जब हम कार से वहां पर पहुंचे तो रात के तकरीबन 9 से 10 बजे का समय रहा होगा। वहां पर रहने वाले चौकीदार को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं, तो उसने इस मिल के अंदर वाले गेस्ट हाउस में हमारा रुकने का इंतजाम किया था। जब हम तीनों उस रूम में पहुंचे तो देखा रूम तो काफी शानदार था, जो कि काफी पुरानी डिजाइन का बना हुआ था। हम तीनों से जब चौकीदार ने पूछा कि आप खाने में क्या लेंगे, तो हम तीनों ने बताया कि हम लोग खाना खाकर आ चुके हैं और वैसे भी हम थके हुए थे। हम दोस्तों ने मन बनाया कि सुबह उठकर मील का दौरा करेंगे, 10 या 11 बजे यहाँ से निकल चलेंगे। हम तीनों दोस्त एक ही रूम में सोए हुए थे, लेकिन मेरे मन में अभी तक उस काका की बताई हुई हर बात मेरे जेहन में गूंज रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक इंसान की गलती के कारण यह मील खंडहर में बदल गई? और हम तीनों सोने की कोशिश करने लगे। सभी लोगों को थकान थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई और मैं भी नींद के आगोश में चला गया। मुझे हमेशा आदत है कि मैं रात में एक बार बाथरूम के लिए उठता हूँ। अभी मुझे सोए हुए लगभग 2 या 2.5 घंटे ही बीते होंगे कि मुझे थोड़ी सी गर्माहट का एहसास हुआ। नवंबर का महीना था और वैसे भी नवंबर में दिन छोटे होते हैं और ठंड काफी जबरदस्त होती है। वैसे भी हमारा उत्तरांचल का इलाका होने के कारण हमारे यहाँ ठंड काफी पड़ती है। मैंने नींद में ही सोचा कि शायद कंबल के कारण मुझे गर्म लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे नींद में और गर्मी महसूस होने लगी और लगने लगा कि मैं काफी गर्म जगह पर हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे आजू बाजू हर तरफ धुआं ही धुआं था और मैंने महसूस किया कि मेरे आजू बाजू काफी लोग खड़े हैं और वह सब मुझे ही देख रहे हैं और उन सब के चेहरे मानो जले हुए थे और वह सभी चेहरे मुझे देखकर हंस रहे हैं। तभी वहां पर एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथों में कोयले की बोरी थी और मैंने महसूस किया कि वह मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और अचानक वह मेरे सामने आ गई
और उसका चेहरा एकदम भयानक सा हो गया और उसने वह कोयले की बोरी मेरी तरफ उछाल दी और मैंने देखा कि वह कोयले की बोरी अचानक से जलते हुए कोयलों में तब्दील हो गई है। जैसे ही वह कोयले मेरे बदन पर गिरे, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ मैं जल रहा हूँ, बचाओ मैं जल रहा हूँ। और वह धुआं और स्टीम का मिला जला मिश्रण था जिससे मेरा शरीर और भी जल रहा था और मैं तेज आवाज में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी मैंने महसूस किया कि अचानक मेरे ऊपर कहीं से ठंडे पानी की बारिश हुई है और मैंने जानी पहचानी आवाज महसूस की और मैं अचानक ध्यान आया कि यह आवाज तो संजय और मनीष की है। मैंने उस आवाज पर गौर किया और तभी किसी ने अचानक मेरा हाथ खींचा और मैं उठकर बैठ गया। मैंने संजय और मनीष की आवाज सुनी। वह दोनों कह रहे थे कि नींद में क्या चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। और मैंने देखा मनीष के हाथ में पानी का जग था। शायद इसी जग के पानी से उसने मेरे चेहरे पर छींटे डाले थे। तभी मैंने संजय को कहते सुना कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और मैंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। संजय ने जब दरवाजा खोला तो चौकीदार ने आकर कहा कि क्या हुआ, आपके रूम से बचाओ बचाओ की काफी डरावनी सी आवाज आ रही थी। तभी मनीष ने उस चौकीदार को बताया कि मेरे दोस्त राजेंद्र ने नींद में कोई बुरा सपना देखा है, इसी कारण वह नींद में बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। तभी चौकीदार ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सच में कोई बुरा सपना देखा है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालूम नहीं मैंने नींद में क्या देखा है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताएं कि यह जो मैंने देखा था क्या सच में सपना था या किसी समय को मैंने सच में जिया था। आज भी उस सपने को याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। यह मेरे जीवन भर की यादें हैं।